हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चे जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते। उनका जो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन ये सोसाइटी को सर्व करने के लिए और इसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनको सर्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। जैसे आपने कई ऑर्गेनाइजेशन इस लॉकडाउन में भी देखा होगा कि कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनजीओज हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया, इस लॉकडाउन में मास्क प्रोवाइड किए, लोगों को सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए, एक तरीके से उन्होंने खाने में भी उन लोगों की हेल्प की, है ना। उन लोगों को फूड प्रोवाइड किया, पैकेट फूड प्रोवाइड किया, सैनिटाइजेशन के लिए उन्होंने उनकी हेल्प की, नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों की हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। इनका मेन मकसद प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। तो NPOs are set up with the objective to further culture, educational, health, public services to public or its members and not with the purpose of the earning profit। इनका जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। ये सोसाइटी को हेल्प करने के लिए होता है और इसके मेंबर्स को हेल्प करने के लिए होता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन से स्कूल, हॉस्पिटल्स, कल्चरल क्लब्स के बारे में आपने सुना होगा। क्लब्स होते हैं जो मेंबर्स आपस में मिलके क्लब बना देते हैं और उसमें फिर एक दूसरे की हेल्प के लिए, सोशल हेल्प के लिए एक्टिविटीज करते हैं। फिर एक्टिविटीज वो कुछ भी हो सकती हैं, आर्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, कल्चर से रिलेटेड हो सकती हैं, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो सकती हैं। राइट, कल्चरल क्लब्स जिसे हम कहते हैं आर्ट एंड कल्चर एक्टिविटी क्लब्स। आई बात समझ में? तो NPOs प्रॉफिट मेकिंग इनका पर्पस नहीं होता। द मेन थिंग इज दैट अबाउट NPOs। अब बात करते हैं कि NPO अगर प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होते तो इनका बिजनेस कैसे चलता है, इनका काम कैसे चलता है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ पे खर्च होता है। तो कहाँ पे खर्च होता है ये डिपेंड करता है कि NPO किस पर्पस के लिए बनाया गया है। कल्चर अगर एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है तो अलग खर्चे होंगे, अलग इनकम्स होंगी। और अगर मानो कि स्पोर्ट्स के लिए हुआ है, जैसे मानो कि कोई भी NPO का जो मेन पर्पस है, कोई मेन पर्पस ये है कि भाई हमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में हेल्प करनी है, तो इसमें क्या होता है कि उन बच्चों की हेल्प की जाती है जो वीक होते हैं और या फिर जो इस लाइन में इंटरेस्ट तो रखते हैं स्पोर्ट्स में लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए उनको स्पोर्ट्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डिपेंड करता है NPO का पर्पस क्या है, उस पर्पस से रिलेटेड ही उनके इनकम्स होती हैं और वैसे ही उनके फिर खर्चे होते हैं। तो जब इनका प्रॉफिट मेकिंग पर्पस नहीं होता तो इनकी इनकम कहाँ से हो सकती है, इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। किसी भी इनकम को और किसी भी एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से हमारा कैपिटल रिसीप्ट होता है, कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे दो तरीका से हमने डिवाइड किया है हमारे एक्सपेंडिचर को, हमारी रिसीप्ट्स को। रिसीप्ट्स हैं जो इनकम्स हैं, एक्सपेंडिचर हैं जो खर्चे हैं। तो रेवेन्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो इसमें कौन कौन सी इनकम्स आती हैं और कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स आते हैं। तो अगर हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में वो रिसिप्ट्स आती हैं जो जनरल इनकी इनकम होती है, जनरल इनकम जो एनपीओज की होती है, ऑर्गेनाइजेशन की होती है। तो वो जनरल इनकम क्या है, जैसे इसकी एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन है या फिर रेंट रिसीव्ड है, या फिर सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आती हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स में, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ से, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस को कैरी करने के लिए की गई हैं, जनरल एक्टिविटीज़, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। नॉर्मली जो एक साल में रेवेन्यूज आते हैं उसको हम रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से हमारे खर्चे होते हैं, जैसे रेंट पेड आपने किया है, आपने सैलरीज पे की है स्टाफ को, अगर आपने सैलरी पे की है, रेंट पे किया है, ये सारी चीजें आती हैं हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो एक साल में जो आपने नॉर्मल खर्चे किए हैं ये सारे होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, जैसे रेंट पेड, सैलरीज, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, ऑनरेरियम पेड्स। तो दीज आर रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। जनरली एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी खर्चे हैं और जितनी भी इनकम है उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, अगर एक अकाउंटिंग पीरियड की बात करें हम अप्रैल टू मार्च, तो यहाँ पे जितने भी खर्चे हैं और जितनी भी इनकम है उनको रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अगर हम कैपिटल और रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पे वो सारे रिसीप्ट्स और वो सारे खर्चे होते हैं जिनका रिलेशन पिछले साल से भी होता है या फिर उससे पिछले साल से भी होता है। जैसे सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड का वो खर्चा नहीं होता, उसका इफेक्ट जो है वो पिछले साल की कोई एसेट होती है या फिर पिछले साल से रिलेटेड कोई रेवेन्यू है, तो उसको हम कैपिटल रिसीप्ट में, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, उसको कैपिटल रिसीप्ट में लिया जाता है। जैसे कोई स्पेशल फंड है या फिर बिल्डिंग फंड है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर मिला है तो वो पर्पस एक साल में पूरा नहीं हो रहा है, वो पर्पस हमारा पूरा होगा 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, तो वो फंड हमारा क्या होता है, चलता रहता है वो फंड, और उसको हम रेवेन्यू रिसीप्ट में नहीं लेते, इसलिए हम उसको कैपिटल रिसीप्ट में लेते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फी है, जैसे बिल्डिंग फंड है, स्पेशल फंड है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स भी बहुत साल पहले अगर ली गई है तो वो उसको सिर्फ हम इस अकाउंटिंग पीरियड में कैलकुलेट नहीं करते, तो उसका जो भी रिसिप्ट आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है जैसे आपने परचेज ऑफ मशीनरी है, आपका परचेज ऑफ मशीनरी है, या फिक्स्ड एसेट्स है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, को आपने फिक्स एसेट्स खरीदी है, तो दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने बिल्डिंग खरीदी है तो दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो लॉन्ग टर्म के आपके खर्चे हैं, जो चीज लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगी, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो सारे आपके किस में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक साल की बात नहीं करते, यहाँ पे हम एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी रिसीप्ट और जितने भी एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू मानते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसे नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं या जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो पिछले साल से चलते हुए आते हैं, इसलिए उनका इफेक्ट कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से बनते हैं। क्योंकि ये एनपीओ है, यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग पर्पस नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते। तो बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें बनती हैं। एक होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट,
एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। तो ये 3 चीजें बनती हैं एनपीओ में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ये 3 अकाउंट बनाते हैं। अब इन दोनों अकाउंट का मतलब क्या है और इन दोनों अकाउंट में डिफरेंस क्या है एक बार समझ लेते हैं। 2 अकाउंट बेसिकली बनते हैं, रिसीव पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो इट इज जस्ट लाइक योर कैश अकाउंट। ये एक तरीके से कैश अकाउंट होता है। यहाँ पे कैश की सारी एंट्रीज की जाती हैं, कैश आया और गया, कैश रिसीव्ड एंड पेड। तो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं और जितनी भी इनकम है सब इसमें कैलकुलेट की जाती हैं। हाँ, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर्स होता है। अगर पिछले साल का भी अगर कोई आइटम आया है तो आप रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में लिखोगे। तो इट इज जस्ट लाइक इट इज अ समरी ऑफ कैश। एक तरीके से ये कैश की समरी है, क्योंकि एक तरीके से कैश अकाउंट ही है। जितना पैसा आया और गया इसकी एंट्री सब रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि नाम से ही देखो पता चल रहा है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। हाँ, एक बात और, इट इज बेस्ड ऑन कैश अकाउंटिंग। तो कैश अकाउंटिंग पे बेस है। जहां तक कि आप जानते होंगे कि 2 बेसिस होते हैं, कैश अकाउंटिंग बेस और एक्रूवल अकाउंटिंग बेस। तो यहाँ पे कैश अकाउंटिंग बेस होता है, यानी कि कैश आया और गया की एंट्री यहाँ पे की जाती है। इट इज नॉट दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन accrual basis अकाउंटिंग। तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पे ये अकाउंट नहीं बनाया जाता, ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। कैश आया और गया, जस्ट लाइक कैश अकाउंट। जिस तरीके से कैश अकाउंट हमारा बनता है, अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट इसका इस तरीके से होता है। यहाँ पे आता है हमारा कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट। ये हमारा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जितनी भी रिसीप्ट्स है यहाँ लिखी जाएंगी और जितनी भी यहाँ पे आ गया हमारा अमाउंट और जितनी भी पेमेंट है वो सब यहाँ लिखी जाएगी और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, आई बात समझ में। और यहाँ पे आता है आपका इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा कैश का और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेड डाउन आएगा कैश का। ठीक है, इज इट क्लियर। और जो आइटम आए हैं यहाँ पे, जो पैसा आया है यहाँ और पैसा गया है वो यहाँ पे। तो दिस इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ वी टॉक अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की हम बात करें तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज बेस्ड ऑन accrual basis अकाउंटिंग। ये accrual basis अकाउंटिंग पर बेस है। accrual basis क्या कहता है? accrual basis कहता है कि जिस साल के जो आइटम है वही आप उस अकाउंट में लिखोगे। यानी कि अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रही हूँ तो 2019 के लिए, 1920 के लिए, तो उसमें अप्रैल टू मार्च वही सारे खर्चे आएंगे जो उस ईयर से रिलेट करते हैं। लास्ट ईयर का या फिर आने वाले ईयर का कोई भी खर्चा और कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन नहीं करूंगी। सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की बात होती है और उसी का ही इनकम और उसी की ही रिसीप्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। जितने खर्चे हुए, जितना भी पेमेंट हुई है, उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करनी चाहिए। तो अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ओनली रेवेन्यू रिसीव, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक ईयर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसी ईयर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड
revenue receipts are considered, यानी कि सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कंसिडर किए जाएंगे और कोई पिछले साल का या नेक्स्ट ईयर का कोई भी आइटम यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है। फोर्थ थिंग इज दैट it does not have any opening and closing balances। यहाँ पे कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ यही फाइंड आउट किया जाता है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहा जाता, क्योंकि एनपीओ का जो मकसद है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सरप्लस या फिर डेफिसिट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है तो ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस टर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब जो भी डिफरेंस आता है, द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, जो भी डिफरेंस आता है इज ईदर, या तो वो क्या होगा सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, और डेफिसिट। ठीक है। डेफिसिट मीन्स लॉस। तो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट होगा और डेफिसिट मीन्स लॉस होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज नहीं किया जाता, सरप्लस और डेफिसिट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। मीन्स अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सरप्लस होगा, अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो सीधी सी बात है हमारा डेफिसिट होगा। ठीक है। इसको बनाने के लिए जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बनता है वैसे ही बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे बनता है एक बार यहाँ नजर मार लेते हैं। यहाँ पे इसको बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश होता है। ठीक है। तो इनकम आप यहाँ लिखोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और एक्सपेंडिचर आप यहाँ लिखोगे। ठीक है। यहाँ पे हमारा अमाउंट होगा। ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इनकम हमारी ज्यादा है तो सीधी सी बात है यहाँ पे सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा है तो बाय डेफिसिट आएगा। ठीक है। यहाँ पे डेफिसिट आएगा और इधर पे हमारा सरप्लस आएगा। तो ये दो अकाउंट है हमारे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एक तरीके से बैलेंसेस दिखाएगी सारे अकाउंट्स का, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी सरप्लस या डेफिसिट हुआ है ये सब लेकर जाए जाएंगे बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में हमारे सारे बैलेंसेस होंगे, जितने भी डोनेशन मिले हैं, स्पेशल डोनेशन जो मिले हैं वो बैलेंस शीट में नजर आएंगे। हमारी मशीनरी है, फर्नीचर है, जो भी मटेरियल्स है हमारे पास इन हैंड, वो सब हमारे बैलेंसेस में बैलेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। तो बैलेंस शीट इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। और इसको बनाने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ बैलेंस शीट सेम बनती है जैसे नॉर्मल हमारी बैलेंस शीट बना करती थी, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, कैपिटल फंड में ऐड करना है अगर सरप्लस आया है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, और लेस करना होगा हमें अगर डेफिसिट हुआ है तो। और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल फंड, और जो भी और लायबिलिटीज हैं वो यहाँ पे लिखी जाएंगी लायबिलिटीज, यहाँ पे हमारी आएंगी सारी एसेट्स। ठीक है। एसेट्स हमारी सारी आएंगी यहाँ पे। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली 3 अकाउंट हैं हमारे। एक है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट।
इट इज जस्ट लाइक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एंड में फिर बैलेंस शीट बनती है, जो कि बैलेंस शीट हमारी है कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल फंड्स यहाँ आएंगे, और जितनी भी एसेट्स है वो हमारी यहाँ पे आएंगी। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे एक बार हम नजर मार लेते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम है ये देखिए। बैलेंस ब्राउट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन हैंड और एट बैंक दोनों हमें लेना है। सब्सक्रिप्शन लिया है यहाँ पे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो तीनों साल का सब्सक्रिप्शन लिया गया है, क्योंकि मैंने कहा था कि इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कितने भी साल का, आने वाले साल का, पिछले साल का, उससे पिछले साल का भी, सभी ईयर्स के यहाँ पे रिसीप्ट ली जाती है, क्योंकि कैश की एंट्री हुई है। जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, ग्रांट्स, एंट्रेंस फीस, जनरल ग्रांट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, sale of old used sports material, interest on investment, dividend, rent received, interest received, miscellaneous receipts, life membership fee, subscription of receipt, legacies, endowment fund, sale of fixed assets। तो ये सारी चीजें हैं जो रिसीप्ट है। अब यहाँ पे अगर हम आइटम की बात करें, एक बार पेमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। सैलरीज, रेंट, पोस्टेड एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, रिपेयर, ऑडिट फी, मेंटेनेंस फी, इंश्योरेंस, ऑनरेरियम, म्युनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑन शोज, तो ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ शो गए हैं। अगर हम इन एक्सपेंसेस और इनकम की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स भी हैं और रेवेन्यू रिसीट्स भी हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। तो यहाँ पे चारों चीजों की बात हो रही है, जिस चीज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, कैपिटल रिसीट भी है और रेवेन्यू रिसीट भी है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, किसमें? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। और अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखो यहाँ पे सैलरीज जो दी गई है, यहाँ पे सैलरी जितने भी खर्चे हैं सारे यहाँ आएंगे, इनकम सारी यहाँ आएगी। तो इनकम सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर की आएगी जिस पर्टिकुलर ईयर एंडेड पे हम ये अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो बिगनिंग का और आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द एंड, यानी कि एडवांस एट द एंड नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करेंगे, उसी पर्टिकुलर पीरियड की इनकम और एक्सपेंडिचर लेंगे। मींस यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आएंगे। एंट्रेंस फी, जनरल डोनेशन, लीगेसी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट रिसीव्ड, जितने भी एक्सपेंसेस है यहाँ आएंगे। ठीक है, तो जो मेन जो पॉइंट है आपको ये समझना है कि यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट इधर आएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ आएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसीप्ट भी है, कैपिटल रिसीप्ट भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे सब कुछ इसके अंदर होता है। ठीक, अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में जैसे आप पहले बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं वैसी बैलेंस शीट यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल को सिर्फ कैपिटल नहीं, कैपिटल फंड कहा जाता है। और यहाँ पे अगर सरप्लस हुआ है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे, और डेफिसिट हुआ है तो आप सीधी सी बात है माइनस कर देंगे, बिकॉज डेफिसिट इज अ लॉस। जितने भी आपके स्पेशल फंड है वो यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके क्या हैं बैलेंसेस हैं, आपकी एसेट्स के बैलेंसेस हैं, आप इन्वेस्टमेंट है, वो सब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब यहाँ दिखाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट था आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज के लिए इतना ही। इन तीनों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।